हेलो दोस्तों एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 7 का जो साइंस हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर 4 जो है उष्मा के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों अभी तक अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं पिछले वाला तो आई बटन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। क्लास 6 का कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 का ये चौथा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर अगर एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके लिए हम बनाए हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से एनसीईआरटी को एकदम आसानी से समझ सकते हैं और बेटर कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं अपने साइंस का। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑल इंडिया में जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके लिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। इसीलिए दोस्तों एनसीईआरटी पूरा रगड़ दीजिए, पूरा बेस्ट कीजिए और एक बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, जिससे आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर साइंस में आपको या कोई भी सब्जेक्ट हो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और पहला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है ऊनी वस्त्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ऊनी वस्त्र है और सूती वस्त्र जो है इस सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। सूती वस्त्र हो या ऊनी वस्त्र हो ये सभी रेशा से प्राप्त होते हैं और रेशा जो हम लोग प्राप्त करते हैं, जो ऊन हम लोग प्राप्त करते हैं वो रेशा जो होता है वो जानवरों से भी प्राप्त होता है और पौधों से भी प्राप्त होता है। तो जानवर से भी मिलेगा रेशा और पौधों से भी मिलेगा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ऊनी वस्त्र जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ऊनी वस्त्र जो होता है वो हम लोग जान चुके हैं। ऊनी वस्त्र जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऊनी वस्त्र जो प्राप्त होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा, जांतों रेशा से। तो ध्यान रखिएगा ऊनी वस्त्र जो हम लोग ठंडा में पहनते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु के रेशों से प्राप्त होता है, जंतु के बालों से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जांतों रेशा बोलेंगे। और सूती वस्त्र जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा यह पौधों से प्राप्त होगा। पौधा का जो रेशा होता है, बाल होता है, मतलब बाल नहीं रेशा होता है, उससे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सूती वस्त्र जो प्राप्त होगा पादप के रेशों से और ऊनी वस्त्र जो प्राप्त होगा वो जांतु रेशा से, मतलब जंतुओं के रेशा से प्राप्त होगा। जंतुओं का रेशा मतलब हो गया उनके बालों से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे भेड़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखिए भेड़ जो है, यहाँ पे भेड़ का जो बाल छीला जा रहा है इसी बाल से हम लोग रेशा बनाते हैं, फिर रेशा से हम लोग ऊन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये इसका जो रेशा है, इसका जो बाल है वो इसको क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। अब जब हम इसके वस्त्र पहनेंगे, इससे जो कपड़ा बनेगा उसको हम पहनेंगे तो हमें भी क्या करेगा, गर्मी करेगा, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, कॉटन हो गया। क्या हो गया, कॉटन। और कॉटन का इस्तेमाल हम लोग सूती कपड़ा बनाने में करते हैं, तो ये कॉटन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह जो वस्त्र हम लोग का बन रहा है वो जानवरों से भी बन रहा है और पौधों से भी बन रहा है। तो ऊनी वस्त्र जो बनेगा जंतुओं के रेशा से बनेगा और सूती वस्त्र जो बनेगा वह पौधों के रेशा से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग ऊष्मा के बारे में समझते हैं, ऊष्मा कैसे बढ़ता है, ठीक है। कोई बॉडी में, कोई ऑब्जेक्ट में कैसे वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, कैसे वो परिवर्तित करता है, ठीक है, और कैसे वो पास होने देता है, इस सब का चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ऊष्मा को समझने के लिए सबसे पहले एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो कोई बॉडी, ठीक है, कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसका जब माप करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा बोलेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऊष्मा हम लोग जो जनरली हम लोग देखते हैं, हम लोग टच करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को टच करके हम बता सकते हैं वो गर्म है कि ठंडा है। या मौसम अगर आप बदलता है, मौसम बदलता है तो उसमें भी आप अपने विवेक से, ठीक है, इंद्रियों का यूज करके आप बता सकते हैं जो ठंडा है कि गर्मी है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग टच करके बता सकते हैं, लेकिन हर जगह आप टच करके ये नहीं बता सकते हैं कि कौन चीज़ ठंडा है और कौन चीज़ गर्म है, क्योंकि हाथ भी जल सकता है, ज़्यादा ठंडा होगा तो भी परेशानी हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कुछ ऐसा भी स्थिति होगा जिसमें आप टच करके नहीं बता सकते हैं जो ठंडा है कि गर्म है, वहाँ पे भ्रम का स्थिति आ जाएगा। कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए 3 बर्तन लेते हैं, एक बर्तन है ए और एक बर्तन है बी और एक बर्तन है सी। खूब ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का यह एग्जाम्पल दिया है। ए का मान लीजिए, ए में जो है गर्म पानी है 50 डिग्री ताप पे, मान के चलिए, ठीक है। इतना गर्म नहीं रखना है जिससे हाथ जल जाए। और दूसरा में है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। और तीसरा जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, ठीक है। तीनों का ताप अलग अलग है, ठीक है।
अब देखिए मतलब 40 डिग्री वाला जो पानी है यह दोनों के क्या है, बीच में है, दोनों के बीच में है। ठीक है, थोड़ा ठंडा होगा थोड़ा गर्म होगा, मतलब ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। अब एक हाथ, लेफ्ट हाथ को रखिए आप ए में और राइट हाथ को आप रखिए बी बर्तन में। ठीक है, तो लेफ्ट हाथ आपका क्या हो रहा है, गर्म फील करेगा, और राइट हाथ जो आप रखे हैं ठंडा पानी में तो वो ठंडा फील करेगा। अब दोनों को क्या कीजिए, जो सी वाला बर्तन है उसमें आप रख दीजिए जहाँ का ताप क्या है, 40 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड जैसे ही इस बर्तन में रखिएगा, सी में रखिएगा, तो लेफ्ट हैंड आपका गर्म था, अब ऐसे पानी में चला गया जिसका ताप कम है, तो अब आपको क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड आपको ठंडा लगेगा, तो लगेगा पानी ठंडा है। ठीक है, काहे कि लेफ्ट हैंड आपका 50 डिग्री में था, अब वो 40 डिग्री सेल्सियस पानी में चला गया, तो लेफ्ट हैंड पहले गर्मी में था, अब ठंडा लगेगा उसको, काहे कि ताप यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, जो दाया हाथ है, राइट हैंड है, उसका बात कर लेते हैं। राइट हैंड कितना पानी पर था, 30 डिग्री सेल्सियस पानी पर था। अब इसको जैसे ही इसमें रखेंगे राइट हैंड को, इस बर्तन में सी वाला में, तो यहाँ का ताप क्या होगा, 40। तो यहाँ पे राइट हैंड को बी में क्या मिला था, ठंडा, लेकिन उससे ताप अधिक है सी में, तो सी में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, गर्म। तो लेफ्ट हैंड पहले गर्म था, अब उसको ठंडा लग रहा है, और राइट हैंड पहले ठंडा था, अब उसको इस पानी में क्या लग रहा है, गर्म लग रहा है। तो यहाँ पे दो हाथ आपको दो ताप बता रहा है, एक हाथ बता रहा है गर्म है पानी और दूसरा बता रहा है पानी ठंडा है। तो इस तरह कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, अब बता ही नहीं पाएगा कि पानी ठंडा है कि गर्म है। इसका मतलब है दोस्तों, हम लोग चीज़ों को चेक करके, उसको टच करके या देख के हम नहीं बता पाएंगे जो वह जो पदार्थ है, वो वस्तु जो है ठंडा है कि गर्म है। कहने का मतलब है, अगर ऊष्मा को मापना है, ताप को मापना है, तो उसके लिए आपको एक स्केल होना चाहिए, एक पैमाना होना चाहिए। ठीक है, मापन का एक युक्ति होना चाहिए जिससे हम लोग तापों को माप सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है उसको मापने के लिए एक यंत्र होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, किसी वस्तु का ताप जो मापा जाता है वो किस युक्ति से मापा जाता है, तो ताप मापने का जो युक्ति होता है दोस्तों, उसको हम लोग ताप मापी बोलते हैं, और इसी को दोस्तों इंग्लिश में हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ताप को मापते हैं। हमारे शरीर को ताप, हमारा जो शरीर है उसके ताप को मापे, या कोई ऑब्जेक्ट है उसके ताप को मापे, या पानी गर्म है ठंडा है उसके ताप को मापे। ठीक है, या मौसम आज का किस तरह है, मिनिमम ताप कितना होगा, मैक्सिमम ताप कितना होगा, उसके ताप को मेजर करें। तो ये सब हम लोग मेजर करते हैं थर्मामीटर से। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, थर्मामीटर में जो तत्व का इस्तेमाल करते हैं वह होता है मरकरी, जिसको दोस्तों हिंदी में हम लोग बोलते हैं पारा। हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। अब जैसे फीवर जब आप मापिएगा तो इसी थर्मामीटर से हम लोग फीवर को मापते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ और भी चीज़ जानेंगे, पहले बेसिक चीज़ जान लेते हैं। इसमें जो होता है मरकरी होता है, जैसे ही किसी गर्म चीज़ से टच होगा, ठीक है, तो ये मरकरी ऊपर भागेगा और मरकरी जहाँ पर रुकेगा वो बताएगा उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का उतना ताप है। बात समझे? तो ये मरकरी आपको बताता है ऊपर नीचे होकर जे उस बॉडी का कितना ताप है। जितना ताप होगा उतना ही मरकरी ऊपर की ओर क्या होता है, बढ़ता है। बात समझे? तो कोई पूछे थर्मामीटर में कौन तत्व इस्तेमाल होता है, तो मरकरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका रीजन भी होता है, रीजन भी आपको हम बताएंगे। अब देखिए अगला है ताप मापी में किस तत्व का उपयोग होता है, आपको बता दिए। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये जो थर्मामीटर होता है 3 तरह का होता है। एक बॉडी मापने वाला होता है, एक लैब में अगर है कोई चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट गर्म है ठंडा है उसको मापना है, पानी गर्म है उसको मापना है, तो उसके लिए अलग उपयोग करते हैं। और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलेंगे मौसमी तापमापी। ठीक है, उसका अलग काम होता है, वो मौसम के हिसाब से ताप को हर एक दिन का मिनिमम और मैक्सिमम को मापता है। अब देखिए सबका अलग अलग इस्तेमाल है, इसीलिए सबका बनावट भी अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए एक होता है डॉक्टर थर्मामीटर, एक नंबर में क्या होता है, डॉक्टर थर्मामीटर। तो घर में जो हम लोग यूज करते हैं ना थर्मामीटर, उसी को हम लोग बोलेंगे डॉक्टर थर्मामीटर, क्योंकि इससे जो बॉडी का जो ताप मापते हैं, ठीक है, डॉक्टर थर्मामीटर से ही मापते हैं। तो डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम है डॉक्टर थर्मामीटर। तो हमारे शरीर का ताप कितना है उसको मापना है, तो कौन स्केल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, उस स्केल का नाम होगा थर्मोमीटर। कौन थर्मोमीटर, डॉक्टर थर्मोमीटर। तो डॉक्टर थर्मोमीटर से हम अपने शरीर का तापमान को मापते हैं। क्लियर हुआ? इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे विस्तार से। अभी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर थर्मामीटर से हम लोग शरीर के तापमान को मापते हैं। ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं
ये हो गया आपका प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला में जो भी तत्व है, कोई धातु है, ठीक है, कोई अधातु है, जो भी पदार्थ है, कोई यौगिक है, कोई बर्तन है, पानी है, या फिजिक्स में कोई ऑब्जेक्ट है, लैब कर रहे हैं, तो उस प्रयोगशाला में जो आप ताप किसी वस्तु को मापिएगा, तो उस मापने के लिए, उसके ताप को मापने के लिए एक स्पेशल तरह का थर्मामीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला तापमापी। क्लियर है? तो प्रयोगशाला तापमापी हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रयोगशाला में, जो हम तापमान को मापते हैं, जैसे पानी को मापना है, पानी गर्म है कि ठंडा है। एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलेंगे मौसम तापमापी। तो मौसम, किसी खास दिन का मौसम है, उसका मिनिमम ताप कितना है, मैक्सिमम ताप कितना है, उसको हम मापेंगे। तो उस स्केल को, उस थर्मामीटर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मौसमी थर्मामीटर, मौसमी तापमापी। ठीक है? तो 3 तरह का हो गया। एक थर्मामीटर हो गया आपका डॉक्टर थर्मामीटर, दूसरा हो गया आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर, और एक तीसरा हो गया मौसम थर्मामीटर। तो मौसम थर्मामीटर मौसम के ताप को मापेगा, प्रयोगशाला थर्मामीटर प्रयोगशाला में जो वस्तु होगा उसके ताप को मापेगा, और डॉक्टर थर्मामीटर मानव शरीर का जो तापमान है उसको मापेगा। तीनों का काम है तापमान को मापना, लेकिन काम अलग अलग है। ठीक है? इसीलिए तीनों का बनावट भी अलग अलग है। क्लियर हुआ? अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर थर्मामीटर जो होता है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है? तो इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस? 42 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस रेंज होता है किसका? डॉक्टर थर्मामीटर। क्योंकि बॉडी का तापमान दोस्तों 35 से नीचे नहीं हो सकता है और 42 से ऊपर नहीं हो सकता है। तो बॉडी का तापमान जब भी होगा 35 और 42 के बीच में ही होगा। उसको फीवर भी आएगा तो 42 के नीचे ही रहेगा, और कम अगर तापमान होता है बॉडी का तब भी वो 35 से नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए इसका रेंज होता है 35 से 42। इसका रेंज जो होता है दोस्तों प्रयोगशाला वाला, वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो -110 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है किसका तापमान? प्रयोगशाला तापमापी का। इसका इतना रेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पदार्थ होगा, जैसे बर्फ़ है, उसका तापमान माइनस में भी जा सकता है। इसीलिए -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग माप सकते हैं। और मौसमी तापमापी जो होता है दोस्तों, इसका तापमान जो होता है रेंज, वो कितना होता है? -40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस रेंज होता है किसमें? मौसमी तापमापी में। ठीक है? तो तीनों का रेंज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डॉक्टर थर्मामीटर में 35 से 42, ठीक है, प्रयोगशाला वाला में -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, और मौसमी थर्मामीटर में -40 हो जाएगा +50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, ये वाला जो है मरकरी वाला ना, ये मरकरी वाला आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट होता है, इसमें एरर नहीं आता है। इसको एक बार झटक दीजिए ताकि ताप अपना नॉर्मल हो जाए, फिर इसको मुंह में या काख में डालिएगा तो आपके बॉडी का तापमान बता देगा। नॉर्मल तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री बता देगा। अगर बुखार वुखार होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर थोड़ा आपको अधिक दिखाएगा ना। तो ये अच्छा था, लेकिन उसके बाद ज़माना बदला और ये वाला आ गया, डिजिटल थर्मामीटर आ गया। तो डिजिटल थर्मामीटर का भी उपयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें ताप को मापना क्या होता है? आसान होता है। एक बार टच कीजिएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्लिंक कर करके आपको बता देगा जो बॉडी का तापमान इतना है। लेकिन ये वाला जो है मरकरी वाला में, इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ता है। बहुत पतला लड़ी टाइप का, पतला तार टाइप का मरकरी जो है ऊपर जाता है, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? अंधेरा में दिखेगा भी नहीं। लेकिन ये जो होता है इसमें एक्यूरेसी आता है, इसमें एरर नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है ये जो डिजिटल थर्मामीटर बहुत सारा देखिएगा ख़राब हो जाएगा, या गिर उड़ गया तो फूट उठ जाता है। ठीक है? थोड़ा महंगा भी देता है, या फूटता तो नहीं है क्योंकि प्लास्टिक है, बट ये थोड़ा सा एरर आ जाता है इसमें। ठीक है? तो देखिएगा, अच्छा कंपनी का लीजिएगा तो अच्छा रहता है, सही से काम करेगा। और लोकल ये सब लीजिएगा तो फिर सही से तापमान नहीं बता पाता है, एरर आ जाता है। ये वाला हमेशा आपको परफेक्ट दिखाएगा। ये थोड़ा फूटने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये शीशा का बना रहता है, बट ये 20-30 रुपये मिल जाता है। खैर, दोनों को रखिए और दोनों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपका गड़बड़ हो जाएगा तो यही काम आता है। उसके बाद दोस्तों, कोरोना काल में हम लोग देख रहे थे, जो कोरोना काल में कोरोना वायरस का डर था, और अगर हम टेम्परेचर को मापेंगे एक चीज़ से तो कोरोना फैल जाएगा। तो एक ऐसे यंत्र की जरूरत था जो ताप को मापे बिना टच किए हुए, बॉडी को टच नहीं करे और उसके तापमान को माप ले। तो उसके लिए
साइंटिस्ट लोगों ने एक नया चीज़ बनाया जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, थर्मामीटर। ये कौन वाला? स्कैनर वाला। मतलब आपके बॉडी को स्कैन करके बता देगा आपकी बॉडी का ताप कितना है। यही है, देखिए। तो इसको माथा पर रखा गया और माथा से यहाँ से इंफ्रारेड जाएगा और इंफ्रारेड, ठीक है, जाएगा वापस आएगा, उससे ये डिटेक्ट कर लेगा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है। बात समझे? तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था क्योंकि बॉडी को टच नहीं करना था, क्योंकि काम तो इससे भी हो जाएगा, काम इससे भी हो जाएगा, बट ये बॉडी को टच करेगा। मुख में या कांख में आपको रखना पड़ेगा, तबे ताप बताएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। इसीलिए हम लोग वहाँ पे स्कैनर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आज भी बहुत जगह पे देखिएगा जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे स्कैनर का ही इस्तेमाल होता है। ये सब जो है दोनों, ये ग्लास वाला या ये फाइबर वाला डिजिटल जो है, ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं। स्कैनर का भी आप इस्तेमाल घर में कर सकते हैं। तो अगला है दोस्तों, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉक्टरी थर्मामीटर हम लोग बोलते हैं। अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर का बनावट कैसे होता है। तो देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है ग्लास वाला का अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा शीशा का कांच का बना होता है, ठीक है। बीच में एक नली होता है, कैपिलरी ट्यूब इसको बोलते हैं। इसी से मरकरी जो है ऊपर नीचे करता है, ठीक है। इसमें जो तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इतना ही ये मेजर करेगा और बॉडी के ताप को मापता है। इसीलिए बॉडी का ताप 35 से नीचे और 42 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो बॉडी मापने वाला जो थर्मामीटर होता है उसको बॉडी में टच कीजिएगा और फिर उसको निकालिएगा तो बॉडी का जितना तापमान है उतना बताएगा। लेकिन जो और थर्मामीटर होता है, जो लैब वाला थर्मामीटर होता है, उसको जब तक बॉडी में टच कीजिएगा तो उस समय जो तापमान बताएगा उसको नोट कर लेना है। जैसे ही निकालेगा तो वो तापमान नीचे गिर जाता है, वो मरकरी नीचे गिर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बॉडी जो माप रहा है उसमें जो थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मरकरी फटाफट नहीं गिरता है, ऊपर नीचे नहीं करेगा, जितना पर है उतना ही पर रहेगा। उसको जब तक नहीं झटकिएगा जब तक वो नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो थर्मामीटर है होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, वहाँ पे एक ऐसे टाइप का बना रहता है जिसको किंग बोलते हैं। किंग जो होता है दोस्तों वो मरकरी को नीचे आने नहीं देता है। ये चीज़ जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला जो होता है, प्रयोगशाली थर्मामीटर, उसमें यह उपलब्ध नहीं होता है। तो ये नहीं होगा तो प्रयोगशाली थर्मामीटर क्या है, पानी में अगर रखे हैं तो उसी समय नोट कर लीजिए। पानी से जैसे ही थर्मामीटर को, प्रयोगशाली थर्मामीटर को निकालिएगा तो आपका तापमान नहीं बता पाएगा पानी का। तो पानी में रखिएगा तो तापमान बताएगा, पानी से बाहर निकालिएगा तो तापमान नहीं बता पाएगा। लेकिन यही ये वाला थर्मामीटर मान लीजिए यूज नहीं करते हैं। अगर करते डॉक्टरी थर्मामीटर से पानी अगर मापते, ऐसे संभव नहीं है, तो उससे अगर मापिएगा तो इसका जो है जितना बताएगा उतना ही रहेगा, उससे नीचे जल्दी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत होता है, आगे इसको और भी हम लोग देखेंगे। अगला है दोस्तों, भारत में ताप मापने के लिए किस स्केल को अपनाया गया है। तो दोस्तों भारत में, ठीक है, हम लोग के देश में जो स्केल अपनाया गया है ताप को मापने के लिए उसका नाम है सेल्सियस स्केल। दोस्तों आपको ध्यान रखना है 3 तरह का स्केल होता है ताप के मापने के लिए। 3 तरह का स्केल होता है। वो 3 तरह का स्केल जो बताएं डॉक्टरी थर्मामीटर, वो हम लोग इस्तेमाल के आधार पे बताएं, ठीक है। जैसे बॉडी रहेगा वैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्केल के आधार पे बात करेंगे तो 3 तरह का स्केल होता है। एक होता है केल्विन स्केल, एक होता है सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, सेल्सियस में दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्केल होता है उसमें मापन होता है 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और केल्विन में दोस्तों होता है 273 से 373, याद रखिएगा केल्विन। इसमें 0.15 भी होता है, 0.15 को हटा देते हैं, 273.15 होता है। लेकिन आप अप्रोक्स में लीजिएगा 273 से 373 केल्विन में, और सेल्सियस में होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में डिग्री का इस्तेमाल होता है, केल्विन में डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता है। बात समझे? तो ये हो गया आपका केल्विन। तो केल्विन आपको बता दिए 273 से कितना 373, सेल्सियस हो गया 0 से कितना 100, और फ़ारेनहाइट हो गया कितना 32 से लेकर कितना हो गया 212। अब देखिए पानी जो गर्म होगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, वाटर का, जल का, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होगा 212, और केल्विन में कितना होगा 373, ठीक है। ये हो गया आपका 32 फ़ारेनहाइट में, और केल्विन में हो गया 373। पानी का अगर फ्रीजिंग पॉइंट का बात करेंगे, ठीक है,
हिमांक का बात करेंगे जमने का, तो पानी कितना पे जमता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना जमता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना जमता है 273। यहाँ पे 32 गलत लिखा गया है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा 212। ठीक है। अब बॉडी का समान ताप अगर हम बात करेंगे तो बॉडी का जो समान ताप होता है नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है वो होगा सेल्सियस में बात करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो कितना आएगा 98.4 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना आएगा, केल्विन में आएगा 310 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है, ये एक्यूरेट नहीं है। और 37 डिग्री आएगा सेल्सियस में और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक खास वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं कुछ सेकंड में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपको वो चीज़ सिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 3 तरह का हम लोग स्केल देखे, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। सेल्सियस में 0 से 100 होता है, केल्विन में होता है आपको बता दिए 273 से 373 और फ़ारेनहाइट में होता है 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे दोस्तों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो तापमान होता है वो निगेटिव आ सकता है, लेकिन केल्विन में कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा केल्विन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसीलिए केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। और केमिस्ट्री में जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइंस में कैलकुलेशन, उसमें केल्विन का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर है दोस्तों, उसमें 98.4 हम लोग जो मेजर करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, वो फ़ारेनहाइट में ही हम लोग मापते हैं। ठीक है, और सेल्सियस और केल्विन का हम लोग बुक्स इस समय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम लोग फ़ारेनहाइट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो केल्विन कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा दोस्तों। उसका कारण है अगर केल्विन 0 हो गया, 0 केल्विन अगर हो गया दोस्तों तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगा, दुनिया का हर एक चीज़ जम जाएगा, कोई चीज़ बचेगा ही नहीं। तो केल्विन जैसे ही 0 होगा दुनिया का हर एक चीज़ जम जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों जो उससे नीचे ताप नहीं जा सकता है, 0 केल्विन से नीचे ताप नहीं जा सकता है, क्योंकि 0 केल्विन पे दोस्तों सेल्सियस कितना हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। समझ सकते हैं, जो दुनिया है वो खास जगह पर टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो 80, 85 यही सब रहता है हाईएस्ट, उससे नीचे नहीं जाएगा। अब -273 पर दुनिया समाप्त हो जाएगा, हर चीज़ जम जाएगा। ठीक है, तो केल्विन इसीलिए निगेटिव में नहीं जाएगा। अगला है दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर से हम कितना से कितना ताप मापते हैं। तो दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर में आपको बता दिया 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस हम लोग ताप को मापते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा डॉक्टरी थर्मामीटर में अगर एक बिंदु से एक ताप से दूसरे ताप के बीच में बात करेंगे कितना पॉइंट होता है, तो ये हो गया एक ये मान लीजिए हो गया 35, ये हो गया 36, ये हो गया 37, तो ये हो गया 38। ये दोनों के बीच में कितना छोटा छोटा ताप होता है 5, 1 2 3 4 5 हुआ। तो अब 5 को डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 बढ़ा 0.2, ये 0.2, ये 0.2 कितना बढ़ गया 1। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में 2 बड़े चिन्हों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है, और 1 डिग्री जो होता है कितना भाग में बटा होता है 5 भाग में बटा होता है। मतलब 1 डिग्री जो हो गया छोटा वाला उसका वैल्यू कितना हो गया 1/5 डिग्री, और उसको दशमलव में तोड़ेंगे तो 0.2, तो 0.2 से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो 2 ये हो गया 37, ये हो गया 38, इसके बीच में कितना ताप होगा छोटा छोटा 5 होगा, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, कितना से बढ़ेगा 0.2 से 0.2 जैसे स्केल में होता है ना 10 बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह बढ़ता है, उसी तरह। अगला है दोस्तों क्या प्रत्येक व्यक्तियों का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं। जो 37 डिग्री सेल्सियस दोस्तों जो हम लोग मापते हैं, समान ताप जो हम लोग देखते हैं वो एक आदमी का नहीं होता है। तो बॉडी का समान ताप कितना होता है 37, तो 37 एक आदमी का नहीं होता है। हर एक आदमी का जो तापमान मापिएगा वो 37 से थोड़ा बढ़ भी सकता है, 37 से थोड़ा कम भी हो सकता है। एक्यूरेट 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का ताप नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों इस 37 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है ना, ये बहुत सारे लोगों का जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन सभी लोगों का, ठीक है, ताप निकाला गया उनके बॉडी का, और उसका एवरेज लिया गया और एवरेज आया 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो ध्यान रखिएगा वो औसत तापमान होता है। बहुत सारे लोगों का तापमान का औसत निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्तियों का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस से कम या अधिक भी हो सकता है। ठीक है, वास्तव में जिससे हम समान ताप कहते हैं वो स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह शरीर का औसत ताप होता है। बहुत सारे लोगों का औसत ताप जो होता है उसी को हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, और इसी को मानव शरीर का समान ताप हम लोग मान लेते हैं।
अगला है दोस्तों, मानव शरीर का तापमान कितना हो सकता है? तो बता दिए आपको 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मानव शरीर का तापमान रहता है। 35 से नीचे नहीं हो सकता है और 42 से ऊपर नहीं हो सकता है। अगला है, डॉक्टरी थर्मामीटर के मुंह से बाहर लेने पर पारा का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं गिरता है? तो जब आप कांख में रखें या मुंह में रखें, जैसे ही थर्मामीटर को निकालेगा तो थर्मामीटर पे जितना ताप बता रहा था उससे नीचे नहीं जाएगा, पारा नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसको रोकने के लिए किंक होता है, किंक आपको बताएं, यही रोक देगा और पारा को नीचे नहीं आने देगा। अगर ये नहीं रहता तो मुख में से जैसे ही निकाल दे पारा नीचे चल जाता तो देखने में दिक्कत हो जाता। तो पता चलता है एक आदमी थर्मामीटर पकड़ा है और एक आदमी देख रहा है, तो अपने आप चेक नहीं कर पाते। लेकिन यही सिस्टम है, किंक है, तो अब आप अपने ताप को खुद से माप सकते हैं, बॉडी के ताप को। लेकिन अगर किंक नहीं रहता दिक्कत है, जैसे ही हटाते मुंह से पारा नीचे चल जाता और सही तापमान हम लोग माप नहीं सकते हैं। इसीलिए किंक का काम है तापमान को नीचे नहीं आने देता है, मतलब मरकरी को नीचे नहीं आने देता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के पास एक विभंग होता है जिसको हम लोग किंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंक, जो पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, यही हो गया यहाँ पे किंक। अगला है दोस्तों, थर्मामीटर का उपयोग किस तरह करना चाहिए? तो देखिए, थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए 3-4 चीज़ का ध्यान रखना है। पहले थर्मामीटर को क्या कीजिए, इस साफ कर दीजिए। ठीक है, सैनिटाइजर से क्या कीजिए, साफ कर दीजिए। दूसरा, इसको थोड़ा झटका दे दीजिए ताकि समान ताप में आ जाए। तीसरा क्या करना है, और जिस व्यक्ति का बॉडी के तापमान को मापना है उसके मुख में या उसके कांख में रख दीजिए, थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, 1 मिनट छोड़ दीजिए, फिर उसको निकालिए और खूब ध्यान से लाइट में देखिए थोड़ा सा, वो जो पारा का जो पतला जो तार है वो कहाँ तक गया है, और वहाँ से उस पॉइंट को मिला लीजिए वो कहाँ तक गया है, उससे आपका बॉडी का तापमान पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये वाला बल्ब जो है ना, बल्ब, इसको बल्ब बोलते हैं मरकरी का, इसको टच नहीं करना है। आपको ये वाला पोर्शन को बदलना है और सीधा रखना है। ठीक है, तो थर्मामीटर को पढ़ते समय पारा का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए, सीक में होना चाहिए। ठीक है, और थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसके बल्ब से आपको टच नहीं करना है। अगला है दोस्तों, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? आपको बता दिए, प्रयोगशाला जो तापमापी होता है उसका जो रेंज होता है, उसका जो परिसर होता है, कितना से कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी का ताप कब नोट करना चाहिए? तो आपको बता दिए, जैसे ही जिस बर्तन में आप रखे हैं उसी समय आपको नोट कर लेना पड़ेगा उसके ताप को। जैसे ही प्रयोगशाला तापमापी को बाहर निकालेंगे, इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो तापमान में तुरंत गिरावट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जिस बर्तन में आप रखें उसके पेनी को नहीं छूना है। पेनी को छूइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, सही तापमान नहीं बता पाएगा। मान लीजिए इसमें पानी है, क्या है? पानी है, तो पानी को मापना है तो पानी में इसको डालिए और नीचे टच होने मत दीजिए और उसी समय माप लीजिए और उसी समय नोट कर लीजिए। बाहर निकाल के आप सोचिएगा नोट करेंगे तब ये आपका क्या होगा, एरर आ जाएगा, मरकरी फटाफट नीचे गिर जाएगा। तो किसी प्रयोगशाला तापमापी का ताप तभी नोट करना है, ठीक है, जब उसका बल्ब जल में या उससे वस्तु में रखा हो। अगला है दोस्तों, वस्तुओं में ऊष्मा कहाँ से कहाँ प्रभावित होता है? तो देखिए, वस्तुओं में जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो गर्म से ठंडा, गर्म से क्या होता है? ठंडा। तो हमेशा ऊष्मा जो होता है गर्म से ठंडा की ओर क्या होता है? बहता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो आप देखे ही होंगे, कोई चीज़ है यहाँ पे गर्मी अगर कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? गर्मी क्या होगा? बहेगा। ठीक है, अब देखिए सुचालक किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऊष्मा का सुचालक। तो ऊष्मा का सुचालक उसको बोलेंगे जिससे ऊष्मा जो हो रहा है प्रभावित हो रहा है, ऊष्मा जो हो रहा है बह रहा है। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? सुचालक बोलेंगे। ठीक है, किसका सुचालक? ऊष्मा का। बहुत सारे जैसे धातु हो गया, धातु ऊष्मा का भी सुचालक होता है, विद्युत का भी सुचालक होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिंक हो गया, ये आपका क्या हो गया? कॉपर हो गया, तांबा हो गया, अल्मुनियम हो गया, आयरन हो गया, जितना भी धातु होगा अधिकतर वो क्या होता है? ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक या ऊष्मारोधी किसको बोलेंगे? तो ऊष्मारोधी या ऊष्मा का जो कुचालक होता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा नहीं पास करता है, जैसे ग्लास हो गया, शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया, है जो चाय गिलास, फाइबर, ये सब का जितना हम लोग बर्तन बनाते हैं, सिरेमिक मटेरियल हो गया, पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, फाइबर हो गया, रबर हो गया, फोम हो गया, ये सब का होता है विद्युत का सुचालक, कुचालक होता है। या जो हम लोग जो भी स्विच हम लोग यूज करते हैं, बैकलाइट का जो बना होता है वो क्या होता है? विद्युत का और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि वो सब प्लास्टिक से बना होता है, बैकलाइट से बना होता है। अगला है वस्तु का ताप कब बढ़ता है? तो देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए कोई भी वस्तु पर, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर ऊष्मा पड़ता है तो कुछ ऊष्मा जो होगा दोस्तों वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ऊष्मा क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा आ रहा है, ठीक है, हीट आ रहा है, तो कुछ क्या होगा, वापस हो जाएगा, कुछ क्या होगा, पार हो जाएगा, कुछ क्या होगा, पार हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। और कुछ क्या होगा, ये अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो किसी बॉडी से अगर ऊष्मा जा रहा है तो वो बॉडी दोस्तों क्या करेगा, 3 काम करेगा, कुछ को क्या करेगा, वापस कर देगा, कुछ को जाने देगा और कुछ को क्या करेगा, रख लेगा। अब बॉडी जितना ऊष्मा को रखेगा वो बॉडी उतना गर्म होगा, और जितना वापस करेगा बॉडी उतना ठंडा रहेगा। ठीक है, तो बॉडी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वस्तु है, वो जितना ही ताप को रखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, उसका तापमान उतना बढ़ेगा। तो जब वस्तु ऊष्मा को अवशोषित करता है तो वस्तु का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, कोई वस्तु अगर ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो ऊष्मा वहाँ तक कैसे पहुँच रहा है। जैसे पानी कैसे गर्म हो रहा है, हवा कैसे गर्म होता है, कोई अगर चालक है तो वो कैसे गर्म होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, खूब ध्यान से पढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं चालन का। तो देखिए ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। ठीक है, तो ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो उसके जाने में 3 तरह का रास्ता होता है। एक होता है चालन, एक होता है संवहन और एक होता है विकिरण। इन 3 माध्यम से ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। तो ऊष्मा का जो संचालन होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, वो 3 प्रक्रिया द्वारा होता है, एक चालन, एक संवहन और एक को बोलेंगे विकिरण। तो तीनों को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग तीनों को मिला के समझेंगे। देखिए चालन में जो ऊष्मा जाता है वो गर्म सिरे से ठंडा सिरे में जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए चालन मतलब चल के देखिए यहाँ पे आप गर्म कीजिएगा तो गर्म आप यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये गर्मी आगे बढ़ते जाएगा और इसको भी टच कीजिएगा बाद में थोड़ा देर बाद तो यहाँ पे भी आपको गर्म महसूस होगा। जैसे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या किया, वैक्स लगा दिया, अब जैसे गर्मी बढ़ेगा वैक्स क्या होगा, पिघलने लगेगा, मोम पिघलने लगेगा। तो इसका मतलब दोस्तों चालन का मतलब हो गया ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। किस में ले जाएगा, तो ठोस में ले जाएगा। ये अधिकतर किस में होगा, ठोस में। तो चालन दोस्तों अधिकतर ठोस में होगा, अधिकतर धातु में होगा। तो जो भी धातु है उसमें जो ऊष्मा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो किसके कारण जा रहा है, चालन की वजह से। तो ठोसों में मतलब धातुओं में जो ऊष्मा का संचालन हो रहा है, ठीक है, ऊष्मा का जो स्थानांतरित हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, चालन प्रक्रिया के कारण। याद रहेगा। अगला है दोस्तों संवहन। संवहन में भी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। संवहन हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए या किसके लिए, द्रव के लिए या किसके लिए, गैस के लिए। इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए कैसे पानी को जब आप गर्म कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, पानी नीचे वाला पानी है, ऊपर पूरा पानी फैला हुआ है। तो पानी नीचे वाला पहले गर्म होगा और ये गर्म पानी ऊपर चल जाएगा। गर्म होकर क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, हल्का होता है। फिर ऊपर वाला जो ठंडा पानी है फिर वो नीचे आएगा, ठंडा पानी फिर नीचे आएगा, फिर ये गर्म होकर ऊपर चल जाएगा, फिर ऊपर से ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर गर्म होकर ऊपर चल जाएगा। इस तरह कर करके पूरा पानी गर्म होता है जब तक उसका समान ताप नहीं हो जाए। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो गर्मी आ रहा है, पदार्थ जो गर्म हो रहा है वो चल चल के जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तब जाके गर्म हो रहा है। उसी तरह हवा गर्म होता है, पहले नीचे का हवा गर्म होगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से जो भारी हवा था, ठंडा हवा था, वो नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह गर्मी होगा और गर्म हवा या गर्म पानी ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से ठंडा पानी नीचे आएगा, और इस तरह पूरा हवा या पूरा पानी का होता है, गर्म होता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों संवहन। तो कोई भी हवा या कोई भी द्रव जब गर्म होता है तो किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है, संवहन प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। बात समझे। चालन द्वारा ठोसों में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, धातु में जाता है, और संवहन में जल हो या कोई द्रव हो या गैस हो। क्लियर हुआ। अगला है विकिरण। देखिए विकिरण जो है बहुत ही स्पेशल मेथड है। विकिरण में दोस्तों ऊष्मा जो जाता है उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है माध्यम का, हवा हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई चालन हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बॉल हो
ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, ये जो है गोला है पूरा गर्म है एकदम, जॉन अब्राहम में जितना गर्मी है उससे ज़्यादा एकरा में गर्मी है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई अगर आदमी बैठेगा तो उसको भी गर्मी मिलेगा। अब यहाँ पे हवा रहे चाहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ ऊष्मा आ रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे विकिरण। क्या बोलेंगे? विकिरण। जैसे सन से, सूर्य से जो रोशनी आ रहा है अर्थ पे, बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आ रहा है। तो सन से जो ऊष्मा आ रहा है धरती पर, वो किस कारण आ रहा है? विकिरण के कारण आ रहा है। मोबाइल पे जो हम लोग बोल रहे हैं और जो ध्वनि है वो भी एक तरह का ऊर्जा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, वो भी विकिरण के माध्यम से भी होता है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक बॉडी जो है गर्म है, दूसरा बॉडी ठंडा है, बीच में कोई रास्ता नहीं है, बीच में कोई ज्वाइंट नहीं है। अब यहाँ से यहाँ ऊष्मा चलेगा और इसको भी क्या करेगा, धीरे धीरे गर्म कर देगा। तब तक गर्म करेगा जब तक दोनों का तापमान सेम नहीं हो जाए। तो यहाँ पे जो जा रहा है किसके द्वारा जा रहा है? हवा रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चीज़ से टच भी नहीं है, न चालन है यहाँ पे, न संवहन हो रहा है। तो ये दूसरे को कैसे गर्म कर दिया? इसका मतलब यहाँ पे जो ऊष्मा जा रहा है वो किसके माध्यम से जा रहा है? विकिरण के माध्यम से जा रहा है। तो विकिरण में दोस्तों यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हवा का या कोई भी ठोस का जरूरत नहीं है। आग जो हम लोग तापते हैं दोस्तों, तो दूर से हम लोगों को जो गर्मी लगता है किसके कारण लगता है? विकिरण के कारण ही लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। सन से जो ऊष्मा प्राप्त हो रहा है किस वजह से? विकिरण की वजह से। कोई बॉडी गर्म है, दूसरा बॉडी उसके सामने रखिएगा, अगल बगल में रखिए, गर्म करेगा किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से, ठीक है। तो विकिरण में बात समझे, ऊष्मा जो जाएगा बिना हवा का जाएगा, बिना माध्यम का जाएगा। अगर पानी या ये सब, पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, हवा गर्म हो रहा है, उसके नीचे अगर आप ताप दे रहे हैं तो वो गर्मी होगा, तो उसमें हम लोग ऊष्मा का संचालन किसके वजह से मानेंगे? संवहन के कारण। और कोई ठोस है, उसको आप गर्म कर रहे हैं, एक छोर को गर्म कर रहा है, दूसरा छोर गर्म हो रहा है, वो किसके कारण? चालन के कारण। क्लियर हुआ? अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको और क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा चीज़ मत समझिएगा, अच्छा लोग नहीं समझता है, ठीक है। चलिए समझिए, इधर आग आप जला रहे हैं, तो आग जला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आदमी है, उसको गर्मी फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? गर्मी। तो ये गर्मी जो फील हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऊष्मा चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे विकिरण। क्या बोलेंगे? विकिरण। विकिरण के माध्यम से ये आदमी को गर्मी लगेगा। ऊपर है हवा, ऊपर क्या है? हवा। हवा गर्म होगा ऊपर जाएगा, हवा गर्म होगा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो हवा गर्म हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है? तो ये हो रहा है संवहन के कारण। किसके कारण? संवहन। अच्छा, एक आदमी रॉड ले लिया, उसको आग में क्या किया? सटा दिया, आग में सटा दिया। अब यहाँ से जो गर्मी जाएगा वो किसके माध्यम से जाएगा? चालन के माध्यम से। तो ये लोहा में या छड़ में जो गर्मी जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो किसके कारण जा रहा है? चालन के कारण जा रहा है। बात समझे? तो चालन के कारण यहाँ पे गर्मी हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, कोई बर्तन अगर गर्म कर रहे हैं आप, कोई बर्तन गर्म हो रहा है, चाय बना रहा है, पानी बना रहा है, तो पानी जो गर्म हो रहा है किसके कारण? ये हो रहा है संवहन के कारण। आई केतली जो है, तेतली जो भी हो, केतली गर्म हो रहा है, वो किसके कारण? ये गर्म हो रहा है चालन के कारण। और अगल बगल में जो गर्मी मिल रहा है दूसरे लोगों को या आपको, वो किसके कारण? वो विकिरण के कारण। क्लियर है? यहाँ पे देख लीजिए, वही चीज़ वो हम बताएं, ये जो है बर्तन जो गर्म हो रहा है चालन के कारण। बर्तन में जो पानी होनी है, हवा जो भी चीज़ रखी है, वो गर्म हो रहा है किसके कारण? संवहन के कारण। और अगल बगल में जो ऊष्मा जा रहा है उससे आपको गर्मी लग रहा है, आग ताप रहा है, तो वो किसके कारण? विकिरण के कारण। क्लियर हुआ? तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे संवहन, विकिरण और चालन। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे। अगला है दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दो तरह का हवा बहता है, ठीक है। एक समुद्र से बहता है स्थल की तरफ, और एक स्थल से बहता है समुद्र की तरफ। अब देखिए, स्थल समुद्र जानते ही होंगे, समझ लीजिए, ये हो गया समुद्र। अब समुद्र के किनारे जो जगह होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्थल। क्या बोलेंगे? स्थल। और इसको बोलेंगे समुद्र, ठीक है। स्थल पे बहुत सारा घर होता है। तो देखिए, दिन के समय क्या होता है? दिन के समय में खूब ठंडा ठंडा एकदम सुहाना मौसम रहेगा, ठंडा ठंडा हवा आएगा दिन में। समुद्र से दिन में क्या होगा? ठंडा हवा आएगा आपके तरफ, आप जमीन पर हैं स्थल की तरफ। और रात में क्या होगा? ठंडा हवा जाएगा। ठंडा हवा क्या होगा? आपके घर से जाने लगेगी। और रात में थोड़ा सा समुद्र की तरफ से गर्म हवा आएगा। तो ठंडा हवा गया तो गर्म हवा आएगा, ठीक है। और ठंडा हवा आया तो गर्म हवा जाएगा।
तो एक जाएगा तो दूसरा आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या आपको बता चुके हैं, ठंडा हवा भारी होता है और गर्म हवा हल्का होता है। क्लियर हुआ। तो दिन में ठंडा हवा आपके तरफ आ रहा है, आप स्थल में है, घर और बना है एकदम रंगीन और यहाँ पे रह रहे हैं, तो दिन में ठंडा हवा आ रहा है और गर्म हवा आपके घर से जा रहा है। और रात में उल्टा हो रहा है, रात में आपके घर से ठंडा हवा जा रहा है और गर्म हवा आ रहा है और एकदम बिंदास है, एकदम मस्ती में। मान के चलिए आप गोवा में है, एकदम गोवा का बीच उच्च है ना, वहाँ पे आपका घर है, आप पूरा मज़ा ले रहे हैं एकदम, वैसा स्थिति समझ लीजिए, तब जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और गोवा में है तो अकेले नहीं है, ठीक है, लेके गए हैं पार्टनर उटनर, जो भी हो, मतलब एकदम बिंदास जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो समुद्र हो गया और एक हो गया थल स्थल, ठीक है। तो देखिए, समुद्र से जो ठंडा हवा बहेगा उसको हम लोग बोलेंगे समुद्र समीर। क्लियर हुआ। समुद्र से जो ठंडा हवा बहा किसके तरफ, थल के तरफ, उसको बोलेंगे समुद्र समीर। अच्छा, ये कब होगा, दिन में होगा, याद रखिएगा। तो इधर से ठंडा हवा बह रहा है तो उल्टा क्या बहेगा, गर्म हवा बहेगा। अच्छा, अब रात में क्या होगा, स्थल से थल से जब ठंडा हवा बहेगा समुद्र के तरफ तो उसको बोलेंगे थल समीर। थल समीर मतलब ठंडा हवा बहा थल से, समुद्र समीर मतलब ठंडा हवा बहा समुद्र से। अब समुद्र से बहेगा तो स्थल की तरफ जाएगा और स्थल से बहेगा तो समुद्र की तरफ जाएगा। क्लियर है। दिन में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कारण क्या है समझ लीजिए। दिन में क्या होता है, जो जमीन होता है, जो स्थल होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म हो जाएगा तो गर्म हवा बहने लगेगा समुद्र की तरफ और ठंडा हवा आएगा समुद्र से किसके तरफ, घर की तरफ, ठीक है। और रात में क्या होता है, जो स्थल है जल्दी ठंडा भी होता है जमीन और जल्दी गर्म भी होता है। तो रात में जल्दी ठंडा हो गया तो ठंडा हवा बहने लगेगा और ठंडा हवा बहेगा तो वहाँ पे कौन आएगा, गर्म हवा आ जाएगा। बात समझे। तो याद रखिएगा, दिन के समय में ज़्यादा गर्मी हो रहा है, जल्दी गर्म हो रहा है धरती, तो गर्म हवा समुद्र की तरफ जाएगा, समुद्र से ठंडा हवा आ जाता है। रात में है जल्दी ठंडा हो जाता है कौन, जमीन, तो ठंडा हवा समुद्र की तरफ चल जाएगा और गर्म हवा वापस आपके घर में आ जाएगा। तो दोनों केस में याद रखिएगा, एक ही याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जमीन जल्दी गर्म होता है और जमीन जल्दी ठंडा होता है, किसके तुलना में, समुद्र के पानी के तुलना में। क्लियर है। तो याद रखिएगा, थल समीर मतलब ठंडा हवा थल से चला, समुद्र समीर मतलब ठंडा हवा कहाँ से चला, समुद्र से। अब समुद्र से चलेगा तो कहाँ चल जाएगा, इरघाट बीरघाट नहीं जाएगा, आपके घर में जाएगा। हाँ, घर से जब चलेगा तो कहाँ जाएगा, समुद्र की तरफ जाएगा। चलिए, अब देखिए इन लोगों को गर्मी में दोस्तों होता क्या है, हम लोग आरामदायक महसूस करने के लिए जो कपड़ा पहनते हैं वो होता है सूती कपड़ा और हल्का कपड़ा। तो अगर गर्मी में रहना है रिलैक्स तो दो तरह का कपड़ा पहनिए। एक तो पहनिए सूती कपड़ा और सूती कपड़ा, दूसरा पहनिए हल्का रंग वाला, हल्का रंग सफेद पहनना तो एकदम सोने पर सुहागा। इससे क्या होगा, देखिए सूती कपड़ा से क्या होगा, पसीना अवशोषित होगा और उसका वाष्पीकरण होगा तो बॉडी आपका ठंडा हो जाएगा सूती कपड़ा में। दूसरा, अगर हल्का रंग का है तो देखिए हल्का रंग का जितना भी कपड़ा होता है या सफ़ेद रंग का होगा वो उष्मा को क्या करता है, अवशोषित नहीं करता, सबको क्या करता है, वापस कर देता है। बात समझे। तो उससे आपका बॉडी क्या होगा, बॉडी तो उष्मा को अवशोषित किया नहीं तो बॉडी थोड़ा रिलैक्स आएगा। बात समझे। तो गर्मी में याद रखिएगा, सूती कपड़ा पहनना है और हल्का रंग वाला कपड़ा पहनना है, मतलब सफ़ेद पहनिए या हल्का रंग मिल जाए। सफ़ेद अगर मन नहीं तो हल्का कलर हो। अभी देखिए मैडम को कितना खुश लग रही हैं, ये बीएफ को देख के खुश नहीं है बउआ, ये सूती कपड़ा पहनी है कॉटन, इसलिए रिलैक्स है। बात समझ रहे हैं, एकदम कॉटन कपड़ा पहनी एकदम खुश है। देख लीजिए एकदम कपड़ा भी देख रहे हैं हल्का है, इसलिए रिलैक्स फील है। ये लोग को देखिए टी शर्ट पहना है, कितना गदगद है। बात समझ रहे हैं, ये लोग काहे गदगद है, काहे कि ये लोग का कपड़ा जो है सूती है, कॉटन है, ठीक है। अब ये लोग थोड़ा सा हल्का कलर का पहन लेता है, ये जैसे है मैडम, इनको देख लीजिए, ये हल्का कलर है तो ये लोग और रिलैक्स फील होता है। अभी भाई साहब को देखिए सूती कपड़ा पहना तो चेहरा देख रहे हैं कितना मतलब खुशहाल है, रिलैक्स फील कर रहा है। अब वही पॉलिस्टर के पहन लिए हैं, अब उसमें भी ब्लैक पहन लिए हैं, तो देखिए गर्मी हो रहा है, बेचैन है बेचारे। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग गर्मी में जान लिए सूती कपड़ा पहनेंगे हल्का रंग का। ठंडा में आपको क्या पहना था, ठंडा में आपको पहना ऊनी कपड़ा, ऊनी, और दूसरा पहनना है गहरा रंग का पहनिए। तो ऊनी पहनिएगा तो ऊनी कपड़ा क्या होता है, वो उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। उष्मा जो बॉडी का उष्मा है उसको पास होने नहीं देगा
और बाहर के ठंडा को बॉडी में आने नहीं देगा, तो ऊनी कपड़ा आप पहनिए, ठीक है। और ऊनी कपड़ा में क्या होता है, अंदर हवा रहता है, और हवा क्या होता है, उसमें का कुचालक होता है, वो ठंडा को ना आने देगा और ना गर्मी को बाहर जाने देगा। तो ऊनी कपड़ा का दो फायदा हो गया। एक तो ऊनी कपड़ा खुद क्या है, उसमें का कुचालक है ना, उसमें को बॉडी का जो उसमें उसको बाहर नहीं जाने देगा, और बाहर का जो ठंडा है उसको आने नहीं देगा। और दूसरा क्या है, उसमें जो हवा है वो और मदद करेगा, वो क्या है, उसमें का कुचालक होता है, उसमें को अंदर से जाने नहीं देगा, बाहर से आने नहीं देगा ठंडा को। गहरा रंग का मतलब क्या है दोस्तों, तो गहरा रंग का रहेगा, आपको बता दिए काला पहनिए, जितना गहरा रंग ब्लू पहनिए, उससे क्या होगा, उष्मा को अवशोषित करेगा। गहरा रंग उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, परिवर्तित कम करता है, तो परिवर्तन वहाँ पे कम होगा। तो गहरा रंग जो होगा ज़्यादा अवशोषित करेगा उष्मा को, तो बॉडी आपका क्या रहेगा, गर्म रहेगा। बात समझे। तो ये सब देखिए, ये सब बबिया सबको देख रहे हैं कितना खुशहाल है, ये सब बर्फ पर है तब वो एकदम मौज मस्ती में है। क्या है, क्या ऊनी कपड़ा पहना, यही सूती पहन लेता तो ठिठुर के वजन बेहोश हो जाता। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब कंबल के केस में एक वो थोड़ा सा शानदार बात बता देता है, मजा वाला, जो घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कंबल में क्या होता है, एक अगर आपको मिलता है सिंगल कंबल, मतलब एक लेयर वाला कंबल, और एक दिया जाता है आपको डबल लेयर वाला कंबल, तो आपको होशियारी करना है। आपको क्या करना है, सिंगल वाला छोड़कर डबल लेयर वाला जो कंबल है उसको चुन लीजिए। पतले पतले होगा लेकिन फायदा करेगा, क्यों तो समझिए। सिंगल लेयर जो कपड़ा होगा, ठीक है, सिंगल लेयर वाला जो ब्लैंकेट होगा, रजाई होगा, कंबल होगा, जो भी होगा वो अलग है। अब दो लेयर वाला में फ़ायदा क्या होता है, दो लेयर के बीच में हवा घुस जाता है। अब दो लेयर के बीच में हवा घुस गया, और हवा जो होता है वो उसमें का क्या होता है, कुचालक होता है, तो अंदर से गर्मी बाहर जाने नहीं देगा हवा, और बाहर से जो ठंडा हवा है उसको अंदर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि बीच में कौन है, दीवार है, किसका, हवा का, और हवा क्या होता है, उसमें का कुचालक होता है। इसीलिए ठंडा के दिनों में अब सिंगल जो कंबल मिलेगा, सिंगल कंबल मतलब सिंगल लेयर वाला कंबल, उसको आप मत लीजिए। अगर डबल है, डबल लेयर वाला, उसको लीजिए, तो इससे आप ज़्यादा फायदेमंद रहिएगा। ये देखिए, देख रहे हैं, ये टेंशन में है, चाय कॉफी सब लिया फिर भी टेंशन में, क्या है, क्या इसका जो कंबल है सिंगल लेयर का है, सिंगल लेयर। आई देखिए मौज मस्ती में सोई है, एकदम बिंदास सोई है। क्या है, क्या है कि इसका जो कंबल है, ब्लैंकेट है, वो डबल लेयर का है, तो देखिए कितना आराम से सोई है। बात समझ रहे हैं, तो फर्क समझ गए। सिंगल लीजिएगा तो इस तरह टेंशन में रहिएगा, चाय कॉफी सब मिलेगा फिर भी बोले वो रात अच्छा नहीं बीता, बहुत ठंडा लगा है। आई देख रहे हैं 10 बज गया है, अभी तक सोई है। क्या है, रिलैक्स है एकदम, कोई ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो कंबल है डबल है, डबल लेयर का है। ठीक है, तो कहानी पूरा आपको बता दी, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा वही चीज़ हम बोले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। पूरा दोस्तों हम वादा करते हैं, पूरा कोशिश करेंगे जो आपका 6 to 10 पहले कंप्लीट करा दे NCERT, फिर हिंदी लैंग्वेज है, फिर इंग्लिश में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 11-12 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों करा दिया जाएगा, और यहाँ से आप अपने साइंस के लेवल को बेस्ट बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।